शाहिद अफरीदी साहब ने कप्तान की वापसी के ऊपर तनकीद की है। अब जो है वजीर आजम साहब ने भी जो बाइडन के खत का जवाब दे दिया है। और जो निगरान वजीर आला थे नवाब गौस बख्श बैरोजई साहब, उन्होंने कहा कि जी 90 रोज के अंदर ही इंतखाबात करवाएं। और अली अमीन गंडापुर साहब की हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वो ये कर रही है कि बहुत सारी चीजों को डिजिटल कर रही है। जी अब सिंध के अंदर हलीम आदिल शेख साहब ने कहा कि हम सेनेट के इलेक्शन का बाइकआउट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। शाहिद अफरीदी साहब ने कप्तान की वापसी के ऊपर तनकीद की है। मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम साहब की। अब व्हाइट बॉल फॉर्मेट में उनको कप्तानी वापस मिली है। इस वक्त जो कप्तान है वो शाहिद अफरीदी साहब के दामाद हैं, शाहीन शाह अफरीदी। ये जो वापसी हुई है बाबर आजम साहब की, जहां पे बहुत सारे लोग इसकी तारीफें कर रहे हैं, वहां पे कुछ नाकदीन भी हैं और उन नाकदीन में शाहिद खान अफरीदी साहब भी हैं। और उन्होंने जो बयान दिया उसके मुताबिक उन्होंने कहा कि कप्तानी के लिए मोहम्मद रिजवान बेहतर चॉइस थे। ये बाकायदा ट्विटर के ऊपर उन्होंने ट्वीट किया और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि सिलेक्शन कमेटी के फैसले पर हैरान हूं कि जनाब क्यों दोबारा बाबर आजम को कप्तान बनाया गया है। और इसके साथ फिर उन्होंने आगे ये भी लिखा कि अब जो भी फैसला हो गया है वो जो है बाबर आजम को मुकम्मल सपोर्ट करते हैं। आई ऑफर माई फुल सपोर्ट एंड बेस्ट विशेष टू टीम पाकिस्तान एंड बाबर आजम। भाई ये कौन सा तरीका है फुल सपोर्ट देने का और बेस्ट विशेष देने का, कि उन्होंने कहा कि ये मैं हैरान हूं कि इस बंदे को कैसे दोबारा जनाब बना दिया गया है और तनकीद करके फिर कहते हैं कि जी मैं उसको फुल सपोर्ट दे रहा हूं। तो ये समझ नहीं आया कि मुझे ये क्या किस किस्म की सपोर्ट है, ये किस किस्म का तरीका कार है। ये उसी तरह की सपोर्ट है जिस तरह की यहाँ पे लोग कहते हैं जी हमारा जमहूरियत पर मुकम्मल यकीन है, हम चाहते हैं कि जी जमहूरियत ही चले। और लेकिन जो है ना फिर ऐसे नहीं हो सकता, हर चीज में हम ये तो नहीं कर सकते, हम 90 रोज में इंतखाबात भी नहीं करवा सकते, आइन के ऊपर भी नहीं चल सकते, लेकिन हम हैं बड़े जमहूरियत पसंद। तो ये भी बड़ी मुकम्मल सपोर्ट कर रहे हैं उसकी, लेकिन साथ साथ हैरान भी है कि उसको क्यों बना दिया गया है। एनीवे इस एक और जो इस वक्त खबर आ रही है उस खबर के मुताबिक जो साबिक कप्तान थे शाहीन शाह अफरीदी, जिनको हटाया गया है, उनके हवाले से पहले कोई बयान आया था कि उन्होंने कोई बयान दिया, गालिबन कोई पॉजिटिव बयान कुछ आ रहा था। अब ARY न्यूज ये रिपोर्ट कर रहा है कि PCB का मुझसे मंसूब बयान गलत है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैंने कोई ऐसा बयान नहीं दिया। जो है ना शाहीन शाह अफरीदी ने ये कहा है, ARY न्यूज इसको रिपोर्ट कर रहा है। अब आपको अटर कंफ्यूजन नजर आ रही है कि जनाब आखिर ये हो रहा क्या है बोर्ड के मामलात में, क्या उनको पहले एतमाद में नहीं लिया गया था, इसलिए कि ये भी कप्तान है, अगर इनको तब्दील किया जा रहा था तो इनको एतमाद में लिया जाना चाहिए था, इनको बताना चाहिए था। ये तो नहीं हो सकता। पिछले दिनों हमने एक वीडियो भी देखी थी जहां पे मोहसिन नकवी साहब खड़े जो है वो तकरीर कर रहे थे, सामने इंटरनेशनल प्लेयर्स बैठे हुए थे और उनको कह रहे थे कि मैं बड़ा बदलिहाज हूं इस मामले में, अगर एक गलती करेगा तो पूरी टीम फारिग कर दूंगा। मतलब ये जो है वो कोई किस किस्म की मंतक है कि अगर एक कोई गलती करेगा तो पूरी टीम को फारिग कर दिया जाएगा। लेकिन इस तरीके से वो कह रहे थे कि जनाब मैं चीजों को चलाऊंगा, और अब इस तरह की कंफ्यूजन आ रही है। अब वो एक तरफ से वजीर दाखिला भी हैं और दूसरी तरफ से वो चेयरमैन PCB भी हैं, तो वो सारे मामला चला रहे हैं। और उससे पहले आपको पता है वो निगरान वजीर आला भी थे, और निगरान वजीर आला भी वो 1 साल निगरान वजीर आला रहे, वो भी किस आइन और कानून के मुताबिक रहे हैं, वो एक अलग बहस है। इसलिए कि निगरान तो आते हैं सिर्फ 3 महीने के लिए, और अभी इस दफा कहा गया कि जी हालात बेहतर नहीं है तो वो कच्चे में ऑपरेशन हो रहा है, तो ये हो रहा है, सिक्योरिटी मसाइल है। माजी में भी बहुत कुछ होता रहा और तब भी वक्त के ऊपर इंतखाबात होते रहे। 2013 में आपको याद होगा कि बलोचिस्तान में किस किस्म के हमले शमले होते थे, लेकिन उन दिनों में भी 90 रोज के अंदर इंतखाबात करवाए गए। और हालिया दिनों में कुछ पुलिस अफसरान को जो मेडल्स वगैरह दिए गए कुछ लोगों को, जिसमें IG मुश्ताक सुखेरा साहब जो हैं वो शामिल हैं, और उस वक्त के CCPO जुबैर महमूद साहब जो उस वक्त भी ये शख्सियत कोयटा के अंदर थी, और उस वक्त के जो चीफ मिनिस्टर थे नवाब गौस बख्श बैरोजई साहब, उनके जो PSO थे लाल जान जाफर साहब, उनको भी हाल दिनों में मेडल वगैरह मिला है। ये जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं कि उस दौर में बड़ी वहां पे मुश्किलात थी, सूबे के हालात बड़े खराब थे, लेकिन उसमें पुलिस ने भी अपना किरदार अदा किया, दीगर लॉ एनफोर्समेंट जो एजेंसीज थी उन्होंने भी अपना किरदार अदा किया। और जो निगरान वजीर आला थे नवाब गौस बख्श बैरोजई साहब, उन्होंने कहा कि जी 90 रोज के अंदर ही इंतखाबात करवाएं। और हमारी जो इतलात है, और एक दफा नवाब साहब ने इस चीज का जिक्र भी किया था कि उनके पास भी कुछ फनकार सियासी लोग पहुंचे थे और उनको कहा गया कि जी मरहलावार इंतखाबात करवाए जाएं, आपकी वजारत आला भी चलती रहेगी और आप भी वजारत आला चलाएं, टाइम भी बढ़ जाएगा, मुल्क के अंदर हालात भी ठीक नहीं है।
तो बलूचिस्तान में जो है पहले एक मरहले में इंतखाबात करवाए जाए, फिर दूसरे मरहले में इंतखाबात करवाए जाए, आपका टेन्योर भी बढ़ जाएगा। तो उन्होंने कहा था कि जनाब फिर हम दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या पाकिस्तान के अंदर खुदा न खास्ता हम इतने भी केपेबल नहीं है कि एक सूबे में वक्त के ऊपर इंतखाबात करवा सकें। बलूचिस्तान जैसे सूबे के अंदर हम क्या मैसेज देंगे। तो हमें एक टाइम पे इंतखाबात करवाने, और फिर वो इंतखाबात 11 मई 2013 को हुए और एक ही दिन हुए। अगर नवाब साहब चाहते हैं तो वो भी कहते हैं कि जनाब मेरे भी टेन्योर बढ़ रहा है, मैं भी लंबा वज़ीर आला बनूंगा और जो है वो सब कुछ। पर एनीवे उनके दौर के ये जो अफसरान है हालिया दिनों में इनको जो है जो खिदमात के ऊपर मेडल्स वगैरह भी दिए गए, लेकिन नवाब साहब ने 90 रोज के अंदर इंतखाबात करवाए। उस दिन कोई किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं हुई सूबे में। गालिबन उस रात को 12 बजे के बाद कोई एक आधा हमला वगैरह हुआ था, और उस हवाले से भी नवाब साहब ने बताया था सहाफियों को कि जनाब मैंने पुलिस को भी बताया था कि जनाब आपने बिल्कुल इजी नहीं लेना कि अब हमने ये हम समझें कि जी इंतखाबात हो गए हैं और उसके बाद अब कुछ नहीं होगा, ये दोबारा भी हमला हो सकता है। तो एनीवे वो फिर एक हमला हुआ, एक आधा धमाका वगैरह हुआ, लेकिन बताने का मकसद ये है कि वो नवाब साहब ने उस हालात में भी, नवाब गौस बख्श बारोज़ई साहब ने उन हालात में भी मेक श्योर किया कि जनाब वो 90 रोज के अंदर इंतखाबात हो। उसमें आपकी जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी उनका भी किरदार था, दीगर लोगों का भी किरदार था। लेकिन पंजाब जैसे सूबे के अंदर जनाब वक्त पे इंतखाबात नहीं करवाए गए। कच्चे के डाकों की बात हो रही है, इधर की बात हो रही है, उधर की बात हो रही है, बाकी सारे अफसरान को मेडल वगैरह भी मिल गए। वैसे वो नवाब साहब जिन्होंने 90 रोज के अंदर इंतखाबात करवाए थे और वो चले गए थे, उनको कोई मेडल इस दफा नहीं मिला। मेरे ख्याल में अगर वो भी 1 साल तक अपना टेन्योर खींचते, लंबा करते, तो उनको भी किसी चीज का चेयरमैन बना दिया जाता, कोई मेडल वगैरह भी दे दिया जाता। पर एनीवे मोहसिन नकवी साहब इस वक्त हैं चेयरमैन पीसीबी, और वो देख रहे हैं आपके क्या कुछ हो रहा है। और उसके साथ साथ फिर जो कप्तान की तब्दीली हुई है उस पर कप्तान साहब कह रहे हैं कि उनको कुछ नहीं पता, और कप्तान साहब के जो सुसर हैं वो हैरानगी का इजहार कर रहे हैं कि जी रिजवान को क्यों नहीं बनाया गया, बाबर को क्यों बनाया गया है। पर यकीनन ये एक प्रोफेशनल उनकी जो जिसे आप कह सकते हैं इनपुट होगी अफरीदी साहब की, शायद अफरीदी साहब की, वो इसलिए तो नहीं दे रहे कि उनके दामाद को हटाया गया। यकीनन इस पे तो उनको कोई नाराजगी नहीं होगी, ना ही यकीनन उन्होंने इसके ऊपर कोई लॉबिंग की होगी कि मेरे दामाद को बनाया जाए, ऐसी तो कोई बात नहीं। वो एक प्रोफेशनल प्लेयर है, तो यकीनन एक प्रोफेशनल कैपेसिटी में ये उन्होंने एक प्रोफेशनल कॉमेंट किया होगा। अच्छा जी, बाइडेन साहब ने शहबाज शरीफ साहब को खत लिखा था, और आपको पता है कि आजकल के दौर में तो बातें होती हैं कि जनाब कोई मुबारक की ट्वीट आ गई, कोई टेलीफोन आ गया, लेकिन यहाँ पे बाकायदा खत लिखा गया था। अब जो है वजीर आजम साहब ने भी जो बाइडेन के खत का जवाब दे दिया है। वैसे ये दोनों जो शख्सियात हैं उस एरा की हैं जिस एरा में खतो खताबत भी होती होगी। हमें भी याद है, आप में से तो मेरे ख्याल में जो बहुत सारे लोग सुनते होंगे उन्होंने जिंदगी में कभी खत नहीं लिखा होगा, और इस वजह से उनको खत की इतनी अहमियत का पता नहीं। मैंने कुछ खत लिखे हुए जब हम स्कूल में होते थे 90s में, तो और कॉलेज में, उस दौर में हम भी कभी कभी अपने दोस्तों को खत लिखते थे, और कभी जो है दूसरे मुल्क में भी खत लिखते थे। तो वो एक और जमाना होता था, उसमें बड़ी खतावत होती थी, तो वो जो है ना उस दौर में खत लिखे जाते थे। पर एनीवे ये खत लिखा था बाइडेन साहब ने शहबाज शरीफ साहब को, और अब उन्होंने जवाब दिया है शहबाज शरीफ साहब ने। अब मैं ये जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि जब हम लोग खत लिखते होते थे ना, तो जो भी डाकिया होता था या जिस तरह खत आना होता था, तो रोज बंदा इंतजार कर रहा होता था कि यार उस खत का कोई जवाब आया, उस खत का क्या बना, खत का जवाब आया या नहीं आया, और बड़ी एक्साइटमेंट होती थी। फिर वो खत पढ़ा जाता था, उसमें जो है सबसे पहले ऊपर लिखा होता था अस्सलाम वालेकुम, आपकी खैरियत नेक मतलूब चाहता हूं, और मतलब इस टाइप की वो सारी होती थी। तो अब यकीनन बाइडेन साहब ने खत लिखा था, तो वो भी इंतजार कर रहे होंगे, रोज व्हाइट हाउस की खिड़की खोल के बाहर निकल के पूछते होंगे डाकी से कोई खत तो नहीं आया, शहबाज साहब ने खत का जवाब तो नहीं दिया। पर अब हुकूमत पाकिस्तान ने जवाब दे दिया, तो यकीनन वो जो इस्तराब का शिकार थे बाइडेन, उनको भी थोड़ी सा हौसला होगा और वो खत पढ़ेंगे। अब इन्होंने उसके जवाब में खत दिया, अब हो सकता है कि वो जवाब वो उसके जवाब में एक और खत लिखें, तो ये अच्छी ये खतो खताबत चलती रहेगी। अच्छा, अब ये मुझे नहीं पता कि ये खत जो है वो पोस्ट किया गया है या डायरेक्ट भिजवा दिया गया है, किस तरह हुआ है। तो पर एनीवे खत लिखा गया है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। खान साहब तो कहते थे कि जी हमसे तो टेलीफोन पे किसी ने बात नहीं की, और शहबाज शरीफ साहब को खत आ रहे हैं और खत लिखे जा रहे हैं और खतों के जवाब दिए जा रहे हैं।
तो मेरे ख्याल में ये बड़ी इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट चीज है। क्या इस खत के नतीजे में अब वो जो ईरान गैस पाइपलाइन है उसका कोई जिक्र किया होगा शहबाज शरीफ साहब ने इस खत में? मुझे नहीं पता। क्या उन्होंने पता नहीं ये लिखा है कि जनाब हम ईरान से सस्ती गैस ले सकते हैं क्योंकि हमारे एनर्जी के बड़े मसाइल हैं। आज ही मेरी हुकूमत ने 9 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी है। खत तो पहले लिख दिया था उन्होंने, हो सकता है कि कीमत बाद में बढ़ाई हो सकता है उन्होंने खत के अंदर ये लिखा हो कि आज मैं कीमत बढ़ाने जा रहा हूं। तो मुझे बड़ी फिक्र है अपनी कौम की, तो वो मैं ईरान से अपने मुल्क के मफाद में तजारत करना चाहता हूं, अपने मुल्क के मफाद में सस्ती गैस लेना चाहता हूं। आपके मुल्क का जो मफाद है उसका तहफ़्फ़ुज़ आप करें। आई डोंट नो, उन्होंने हो सकता है ये खत के अंदर लिखा हो, और क्या पता उन्होंने, वो कई दफा कोई चीज ऐसी लिखते होते थे ना, वो कहते थे जी इन्होंने व्हाइट पेन से लिख दी है, कागज पे, व्हाइट पेपर पे, वो नजर ही नहीं आती थी। हो सकता है कहीं पे उन्होंने नीचे छोटा सा एब्सोल्युटली नॉट भी कहीं लिख दिया हो, कोई ऐसी बात भी लिख दी हो। पर एनीवे ये खत उन्होंने लिखा है, तो अब हम उम्मीद करते हैं कि जो पाकिस्तान के बहुत सारे मसाइल हैं और पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट आनी है उसका भी जिक्र होगा इस खत के अंदर। और जो पाक ईरान गैस पाइपलाइन वाला मामला है जिसपे अमेरिका कहता है ये हमारी डेड लाइन है, तो मेरे ख्याल में ब्लू इंक में शहबाज शरीफ साहब ने यकीनन ये लिखा होगा कि ये हमारे मुल्क की मुफाद में जो है मंसूबा है, इसको हम पाया तकमील तक पहुंचाएंगे, क्योंकि हमारे मुल्क में जो एनर्जी की क्राइसिस है और जो महंगाई का तूफान है, कब तक हम अपने मुल्क के लोगों के ऊपर बोझ डालते रहेंगे। पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बाइडेन ने खत लिखा था और हमारे वजीर आजम साहब ने उस खत का जवाब दिया। अच्छा जी, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो गवर्नमेंट है वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और अली अमीन गंडापुर साहब, वो बहुत सारी चीजों को डिजिटल कर रहे हैं। जी हाँ जी, जिस तरह आपने सुना होगा कि IT सिटीज बनेंगी पंजाब में, और सेंट्रल में भी, वफाक में भी हुकूमत कह रही है कि जी हम डिजिटल जो है वो बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं उनको पाकिस्तान में लेके आएंगे। अता तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी कहा कि जिस तरह के बड़े बड़े जो कंपनियां, उनको कहा जाएगा कि आप अपने ऑफिसेज खोलें पाकिस्तान के अंदर। अब पाकिस्तान के अंदर एक्स तो खुल नहीं रहा, VPN लगा के सब लोग जो है वो एक्स चला रहे हैं, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियों को कहा जा रहा है कि इधर आके ऑफिसेज खोलें। तो वो सब कुछ वफाक और पंजाब में तो ये तरक्की का सफर जारी है, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब की हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वो ये कर रही है कि बहुत सारी चीजों को डिजिटल कर रही है। जी हाँ जी, उसमें पेमेंट्स हैं, उसमें जो पोर्टल सर्विसेज हैं उसमें मुख्तलिफ चीजें हैं, स्टैंप्स हैं, ऑल बेसिक जो सर्विसेज हैं जैसे बर्थ सर्टिफिकेट्स हो गए, इन सब चीजों को ऑनलाइन या फिर डिजिटल करने का कहा गया है। और बहुत सारी और भी चीजें वो मुतारिफ करवा रहे हैं, और हो सकता है कि वो जो शिकायत वाला पोर्टल हो जहां पे आवाम शिकायत करती है, वो पोर्टल भी वहां पे खोल दिया जाएगा। आवाम, जिस तरह आपको याद होगा कि PM का पोर्टल होता था, इसी तरह वहां पे CM का पोर्टल भी होगा और लोग शिकायत कर सकेंगे। इसके ऊपर भी सोचा जा रहा है। आई डोंट नो अभी इसको खोल दिया गया है या इसको खोला जाएगा, लेकिन बहुत सारी चीजों को डिजिटलाइज वहां पे किया जा रहा है। लेकिन एक इसमें कमी रह गई है। अली अमीन गंडापुर ये सब कुछ तो कर रहा है, लेकिन ये टिकटॉक के ऊपर अली अमीन गंडापुर की कोई वीडियो नहीं आई, कोई हाथ नहीं जाके उसने लगाया, कोई डिजिटल कोई उसने वो नहीं की, इनागुरेशन नहीं की। तो ये सारे काम हो रहे हैं। ये तो इसमें तो कम से कम जो है ना, पहला काम तो ये करे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, कोई टिकटॉक पे 1-2 अकाउंट्स तो बनाए ना, इसलिए कि फिर ताकि आवाम तक चीजें तो पता चलें। पंजाब के अंदर तो बहुत सारे काम हो रहे हैं। मरियम बीबी की रोज वीडियोज आती हैं। आज भी एक वीडियो है जिसमें वो हेलीकॉप्टर में खड़ी लोगों को हाथ हिला रही हैं, और उसके अलावा दीगर जगहों पे वो जाके मिली हैं। क्रिश्चियन बरादरी के जो लोग हैं, मसीह बरादरी के, उनसे भी उन्होंने मुलाकात की है, उनके मजहबी त्यौहार रहा था। तो ये बड़ी अच्छी बात है। जो माइनॉरिटीज हैं वो पाकिस्तान के इंपॉर्टेंट शहरी हैं। कोई भी हुकूमत हो, वो चाहे आप उसके ऊपर तनकीद कर सकते हैं कि उसकी तारीफ कर सकते हैं, लेकिन जो आपकी माइनॉरिटीज हैं, हुकूमत का फर्ज है कि उनको भी उतनी अहमियत दी जाए। उनके जो इम्पोर्टेंट उनके जो त्यौहार हैं उसके ऊपर उनको छुट्टी भी हो, सहूलत भी दी जाए। तो ये चीज बड़ी अच्छी है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि मरियम बीबी वहां पे गई और वो उनसे उनकी मुलाकात हुई। और अच्छी बात यह है कि फिर उसकी वीडियोस भी बहुत सारी बन गई और वो वीडियोस जारी भी कर दी गई और वो नजर भी आ गया। वो अली अमीन का मसला ये है कि वो काम ये सारे करता है लेकिन वीडियो नहीं बनवाता। तो आई डोंट नो क्यों, तो वो भी वीडियोस बनाए, उनकी भी रोज वीडियोस आए कि वो हेलीकॉप्टर पे जा रहे हैं, लोग उनसे गले मिल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अली अमीन कहता है कि जी अगर किसी ने रिश्वत ली तो उसको ये कर दो, वो कर दो। तो वैसे उनकी वीडियो वायरल हो जाती है, लेकिन इस तरह की वीडियोस उनकी नहीं है। पर ऑब्वियसली सारी हुकूमतों में काम हो रहा है, लोग काम कर रहे हैं, सिंध में काम कर रहे हैं, बलूचिस्तान में काम कर रहे हैं, हर कोई अपने अपने तरीके से काम कर रहा है। कौन सही कर रहा है, कौन गलत कर रहा है, आखिर में उसका फैसला तो अवाम ही करेगी। अब सिंध के अंदर हलीम आदिल शेख साहब ने कहा कि हम सेनेट के इलेक्शन का बाइकआउट कर रहे हैं क्योंकि ये जाली है, सब कुछ जाली है, हमने सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लेना।
इससे पहले आपको याद होगा कि वो ये भी इल्जाम लगा रहे हैं कि आसफा भुट्टो के मुकाबले में जो उनका बंदा था उसको अगवा करवाया गया, उसके जो कागजात नामजदगी मुस्तरद करवाए गए और आसफा भुट्टो को जो है वो बिला मुकाबला मुंतखब करवाया गया। पूरे सिंध के अंदर कोई भी ऐसा बंदा नहीं था जो जरदारी साहब की साहबजादी के आगे इलेक्शन लड़ सके उनके मुकाबले में। ये सामने आप खबर भी देख सकते हैं। पीटीआई सिंध ने सेनेट इलेक्शन के बाइकआउट का ऐलान कर दिया। अलीम आदिल शेख साहब ने कहा कि सेनेट के इलेक्शन के बाइकआउट का ऐलान करते हुए साथ उन्होंने कहा कि जहां चोरी शुदा मैंडेट के अरकान बैठे हैं वहां इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। वजीर आजम सदर समेत पूरा निजाम जाली है। उन्होंने कहा कि सिंध में जिमनी इंतखाबात में हमारे उम्मीदवार को अगवा किया गया। आसफा भुट्टो के सामने आरओ ने फॉर्म मुस्तरद किया। उम्मीदवार ऑर्डर लेकर ट्रिब्यूनल में जा रहे थे, हमारे उम्मीदवार को अगवा किया गया। आसफा अगर मोहतरमा की तस्वीर होती तो इलेक्शन लड़ के जीतती, उन्होंने चोरी की है। वो ये कह रहे हैं कि ये जनाब आसफा भुट्टो साहब ने इलेक्शन चोरी किया है। मैंने पहले भी कहा था कि जिस तरीके से आसफा भुट्टो को इलेक्शन जितवाया गया, इलेक्शन तो उन्होंने वैसे ही गालिबन जीत जाना था, लेकिन ये एक ऐसी कंट्रोवर्सी बन गई है, ऐसा एक कंट्रोवर्शियल स्टार्ट है। और ऊपर से फिर जो नजम सेठी साहब कह रहे हैं कि जी गर्मी बहुत थी, मिट्टी बहुत थी, और उन्होंने कहा कि जरदारी साहब ने कहा कि इसी तरह इसको जनाब जितवा दिया जाए इलेक्शन। मेरे ख्याल में ये ऐसा डेंट पड़ा है उनके सियासी कैरियर के ऊपर कि इससे वो इलेक्शन तो वो जीत गई हैं, वो कौमी असेंबली में भी आ जाएंगी, लेकिन ये हमारी तारीख का हिस्सा रहेगा। जब भी लोग देखेंगे आज से 100 साल बाद, 200 साल बाद, 50 साल बाद, 30 साल बाद कि आसफा भुट्टो जो है वो आई पार्लियामेंट के अंदर, तो साथ ही ये कंट्रोवर्सी सामने आ जाएगी कि वो इस तरह आई कि पूरे सिंध में कोई भी उनके मुकाबले में इलेक्शन लड़ने वाला ही नहीं था। ऐसी जबरदस्त हुक्मरानी थी कि जनाब किसी ने मुनासिब ही नहीं समझा कि वो उनके खिलाफ इलेक्शन लड़े। तो ये सूरत हाल तो उनका पीछा करेगी, सियासी तौर पे उनके साथ रहेगी ये कंट्रोवर्सी। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।